हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आउटसाइडर ओजी। लोग कहते हैं कि प्यार इस दुनिया को बचा सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे लड़के की बात करने वाले हैं जिसने अपने प्यार को पाने के लिए इस पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। एक ऐसा लड़का जो अपने विलेज को बचाने वाला था, पर आखिर में वो खुद ही वजह बन गया इस दुनिया की तबाही की। ये कहानी है ओबितो उचिहा की, एक ऐसे लड़के की जिसने अपने प्यार को वापस पाने के चक्कर में एक वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर दी, जिसको कहा जाता है द फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर। ओबितो एक सिंपल सा लड़का था जो अपने बचपन में काफी ज्यादा काइंड था। वो बाकी बच्चों की तरह ही निंजा एकेडमी में जाया करता था, जहाँ पर उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, क्योंकि ओबितो बचपन से ही बिना माँ बाप के पला बड़ा है अपनी दादी के साथ। उसको कभी पता नहीं चल पाया कि उसके माँ बाप कौन थे, क्योंकि उसके माँ बाप हमें कभी एनिमे में दिखाई नहीं गए। ऐसा कहा जाता है कि ओबितो के माँ बाप नहीं रहे इस दुनिया में, जिसकी वजह से उसको उसकी दादी ही पालती हैं। इस चीज के अलावा ओबितो काफी ज्यादा काइंड इंसान था जो हमेशा दूसरों की मदद करने के चक्कर में रहता था। उसको लोगों की मदद करना अच्छा लगता था, जिसकी वजह से कई बार वो अपने एकेडमी में लेट भी होया करता था। कई बार बुजुर्ग लोगों की मदद करने के चक्कर में वो अपनी एकेडमी लेट पहुंचता था, जिसकी वजह से उसके आसपास के बच्चे उसको क्रिटिसाइज भी किया करते थे। बचपन में ओबितो का ड्रीम नारुतो की तरह होकागे बनने का था, क्योंकि बचपन में उसको कोई भी नहीं जानता था, कोई भी उसको एक्नॉलेज नहीं करता था, इसलिए उसने अपना ड्रीम बना लिया था कि वो होकागे बनेगा, जिससे सारे लोग उसको एक्नॉलेज कर पाएंगे। अपने बचपन में जब बाकी सारे लोगों को टीम मिल रही थी, तो वो टीम में गया था मिनाटो की में। मिनाटो उसको सेंसे था, जहाँ पर उसको उसके दो दोस्त मिले, काकाशी और रिन। लेकिन काकाशी उसका दोस्त बनने से ज्यादा उसका पर्सनल एनिमी बने। अब इसको एनिमी कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो एनिमी नहीं था उसका। जैसे यूजुअली लोगों के बीच होता है ना कि एक दूसरे को देखकर हम उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ओबितो ने काकाशी को देखकर उससे आगे बढ़ने की कोशिश करी और उसने पर्सनल राइवलरी ले ली उससे। काकाशी जो बचपन से ही एक प्रोडिजी था, वो हर एक चीज में अच्छा था ओबितो से ज्यादा, जिसकी वजह से रिन जो थी वो काकाशी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी और अपना ओबितो रिन को पसंद करता था। और इसी चक्कर में उसने काकाशी से पर्सनल दुश्मनी ले ली और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करी हमेशा ही। जितना भी टाइम टीम मिनाटो ने एक साथ बिताया, मतलब रिन, काकाशी और ओबितो ने, उस पूरे टाइम में ओबितो हमेशा काकाशी को अपना पर्सनल राइवल मानता रहा और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। लेकिन कभी भी वो काकाशी को पीछे नहीं छोड़ पाया, क्योंकि काकाशी एक अलग ही लेवल पर था। लेकिन इस सब चीजों के बावजूद भी रिन ने ओबितो के अंदर कुछ चीजें देखी। रिन को ओबितो के अंदर वो चीज नजर आई जो बाकी लोगों को नहीं दिखती, और वो थी हर बार अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना, जिसकी वजह से रिन की नजरों में ओबितो को लेकर एक अच्छी इमेज भी बनी हुई थी। लेकिन उसको कभी भी ओबितो की रियल फीलिंग्स नहीं पता चल पाई कि वो रिन को पसंद करता है। और फिर एक दिन आया जब ओबितो ने टीम मिनाटो को अलविदा कह दिया। इस दिन की शुरुआत हुई थी काकाशी के जोनिन बनने से। जिस दिन काकाशी को जोनिन की रैंक पे प्रमोट किया गया, उस दिन रिन और उसके सारे दोस्तों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो काकाशी को उसकी अचीवमेंट पर कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। रिन और अकेडमी के काफी सारे बच्चे काकाशी के लिए गिफ्ट लेकर आए, लेकिन ओबितो कोई भी गिफ्ट पर्सनलाइज नहीं कर पाया कि उसको देना क्या है काकाशी को। वो काकाशी को अपना पर्सनल राइवल मानता था, लेकिन इतनी भी नफरत नहीं करता था कि वो उसको कोई गिफ्ट ना दे। लेकिन वो उसके लिए कोई गिफ्ट चुन ही नहीं पाया कि उसको क्या देना चाहिए, और इसी चक्कर में वो उसको गिफ्ट ही नहीं दे पाया। एंड इसके बाद शुरू हुई असली कहानी। एक दिन टीम मिनाटो को एक मिशन पर भेजा गया, जिनमें मिनाटो इनके साथ नहीं था। मिनाटो को किसी और काम की वजह से अपने विलेज पर ही रुकना पड़ा था, और इसी बीच इस मिशन में काकाशी को लीडर बनाया गया कि काकाशी लीडर बनके इन तीनों की टीम को लीड करेगा। और इस पूरे के पूरे मिशन के बीच में रिन इनकी टीम से अलग हो गई थी। रिन का अलग होना एक तरह से ट्रिगर्ड मोमेंट था, जिसकी वजह से काकाशी और ओबितो के बीच में अपने मोरल्स की लड़ाई हो गई थी। जहां पर काकाशी अपनी टीम की बजाय, अपने लोगों की बजाय अपने मिशन को प्रायोरिटी देता था, वहीं पर ओबितो था जो रिन को बचाना चाहता था। उसका मानना था कि अगर हम लोग अपने दोस्त को पीछे मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो हमसे ज्यादा बुरा, हमसे ज्यादा घटिया इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। और ओबितो के इन्हीं वर्ड्स ने काकाशी के दिल पर काफी गहरा इफेक्ट भी छोड़ा था। लेकिन इन दोनों की इस बहस में काकाशी ने डिसाइड किया कि वो अपने मिशन को ही प्रायोरिटी देगा। उसकी दोस्त यानी कि रिन बाद में भी बचाई जा सकती है, मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओबितो उसकी बात नहीं माना और उसे छोड़कर वो रिन को बचाने चला। ओबितो जानता था कि इतने बड़े मिशन में वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो अपनी दोस्त को और अपनी खास दोस्त को, जिसके लिए उसके मन में काफी ज्यादा फीलिंग्स है, वो उसको पीछे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। और वो चला गया अकेला रिन को बचाने के लिए। ओबितो ने फाइनली रिन को ढूंढ तो लिया, लेकिन काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी जिन लोगों के कब्जे में रिन थी वो उनको नहीं हरा पाया। और फाइनली उसी मोमेंट पर काकाशी वहां पर आ गया, जिसकी हेल्प की वजह से रिन को बचाया जा सका। उनके दुश्मन रिन को एक केव में लेके गए थे, जहां पर काकाशी और ओबितो ने मिलकर काम किया, और इसी बीच ओबितो ने अपने शारिंगन को भी एक्टिवेट किया था। इस केव में काकाशी और ओबितो ने मिलकर काम किया, और इसी बीच ओबितो को अपनी ताकतों के बारे में पता चला कि उसका शारिंगन आखिर किस काम का है। लेकिन ये इंसिडेंट जितना ज्यादा सही लग रहा है, जितना ज्यादा तुम खुश हो रहे हो, ये खुशी सिर्फ थोड़े ही पल की थी, हम लोगों के लिए भी और उन तीन लोगों के लिए भी। क्योंकि इस मिशन को छोड़कर जब वो लोग रिन को रेस्क्यू करके वापस आ रहे थे, तो उस केव को उनके दुश्मन ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और वो केव वहीं पर गिरने लगी थी। उन तीनों ने अपनी पूरी कोशिश करी उस केव से बाहर निकलने की, लेकिन फिर भी काकाशी पीछे रह गया, जिसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरने ही वाला था।
पर काकाशी को बचाने के लिए ओबितो ने उसको धक्का दे दिया और वो खुद उस पत्थर के बीच में आ गया। ओबितो की इस एक्शन की वजह से काकाशी की तो जान बच गई, लेकिन उस पत्थर के नीचे ओबितो पूरा क्रश हो गया और उसकी राइट साइड पूरी की पूरी पैरालाइज हो गई। वो अपने राइट साइड में कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था और उसकी राइट साइड पूरी तरह से पत्थर में दब चुकी थी, जिसको निकाला नहीं जा सकता था। ओबितो ने रिन और काकाशी से कहा कि वो दोनों इस केव को जल्दी से जल्दी छोड़कर चले जाएं, लेकिन उनके जाने से पहले रिन ने काकाशी को उसके जॉनिन बनने का गिफ्ट दिया और वो गिफ्ट था उसका लेफ्ट शारिंगन। ओबितो का राइट हिस्सा कोई भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसका जो लेफ्ट हिस्सा था, उसकी आंख से लेकर उसके पैर तक पूरी की पूरी बॉडी ठीक थी। इसीलिए उसने रिन को बोला कि वो उसकी लेफ्ट आई का शारिंगन निकालकर काकाशी की लेफ्ट आई में ट्रांसप्लांट कर दे, क्योंकि इसी बैटल में, उस केव वाले मिशन में लड़ते हुए काकाशी की लेफ्ट आई बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, जो ऑलमोस्ट मान सकते हो कि खत्म ही हो चुकी थी। लेकिन ओबितो ने अपना फाइनल गिफ्ट दिया काकाशी को, उसका लेफ्ट शारिंगन, जिसकी वजह से काकाशी की लेफ्ट आई तो बच गई, पर ओबितो को उन दोनों को वहीं पीछे छोड़कर आना पड़ा और इस केव इंसिडेंट में ओबितो मर गया। एटलीस्ट उन लोगों को तो यही लगा था कि ओबितो मर चुका है। ओबितो मरा नहीं था, बल्कि ओबितो को रेस्क्यू किया गया था मादरा के द्वारा। मादरा ने ओबितो की बॉडी को उस केव से वापस निकाला, उसको अपने जगह पर लेके गया और उसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट किया। उसकी जो राइट साइड पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, उसको उसने हाशिरामा के सेल से दोबारा क्रिएट किया और व्हाइट ज़ेत्सु की हेल्प से ओबितो को उसने दोबारा से रीबिल्ड करा। यहाँ पर ओबितो को रीबिल्ड करते करते मादरा ने उसको अपना प्लान भी समझाया कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ पर सारे के सारे लोग अच्छे से रहेंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, सब लोग खुश रहेंगे इस दुनिया में। लेकिन ओबितो ने उसके इस मिशन का पार्ट बनने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसे वापस अपने दोस्तों के पास जाना है और वो उन्हीं के साथ रहना चाहता है। जब ओबितो पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने मादरा को थैंक यू बोला और वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन मादरा ने कहा कि तुम वापस आओगे क्योंकि तुम और कहीं भी नहीं जा सकते। जब ओबितो मादरा की प्लेस से बाहर निकल रहा था, तब व्हाइट ज़ेत्सु ने उसको बताया कि भाई काकाशी और रिन एक मिशन में है और वो दोनों बहुत ही बड़े खतरे में फंसे हुए हैं। ओबितो ने उनकी मदद करने की कोशिश करी और वो उसी जगह पर चला गया और वहां जाकर जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा भयानक मंजर बन गया था। इस केव वाले इंसिडेंट में जो ओबितो की बॉडी थी वो आधी खत्म हो गई थी, लेकिन वो अपनी सोल से पूरी तरह से ओबितो ही था, वो पूरी तरह से जिंदा था। लेकिन मादरा की जगह से निकलने के बाद जब उसने रिन की मौत देखी तो उसके अंदर का ओबितो पूरी तरह से मर गया था। जब ओबितो उस जगह पर गया जहाँ पर काकाशी और रिन थे, तो उसने देखा कि काकाशी ने अपनी चिदोरी अटैक की हेल्प से रिन को मार दिया जान से। काकाशी का वो अटैक रिन की बॉडी के आर पार हो चुका था और रिन वहां पर मर गई थी। ये इवेंट इतना ज्यादा ट्रेजिक था कि इस इवेंट में रिन की तो मौत हो ही चुकी थी और उस मौत की इम्पैक्ट की वजह से काकाशी भी पूरी तरह से कोलैप्स होकर वहां पर बेहोश हो गया था। और ओबितो का जो हाल था वो तुम लोग इमेजिन कर ही सकते हो। ओबितो ने अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को मरते हुए देखा, वो भी उस इंसान के हाथों जिसको वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। रिन की मौत की वजह से काकाशी ने अपना मांगेक्यो शारिंगन एक्टिवेट कर लिया था और उसके साथ साथ ही इस मंजर को देख के ओबितो का मांगेक्यो शारिंगन भी एक्टिवेट हो गया था उसी टाइम पे। काकाशी के बेहोश होने के बाद ओबितो रिन के पास गया, उसने रिन को अपनी बाहों में उठाया और वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि जिन विलेज के लोगों के आसपास काकाशी और रिन दोनों घिरे हुए थे, उसने अनकॉन्शियसली इन सारे लोगों को जान से मार दिया। उसको पता भी नहीं चला कि उसने क्या किया और वो सारे लोग मर चुके थे और लास्ट में वो रिन की डेड बॉडी को अपनी बाहों में लेकर रोता रहा। जब फाइनली उसको थोड़ा सा होश आया तो वो वापस गया मादरा के पास और उसने मादरा का इनफाइनाइट सुकुयोमी का प्लान सुना। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कोई भी इंसान कभी दुखी नहीं रह सकता, जहाँ पर तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता, जहाँ पर तुम उन लोगों के साथ रह सकते हो जिनके साथ तुम रहना चाहते हो। और ओबितो को एक ऐसी ही जगह जाना था जहाँ पर वो रिन के साथ रह सकता है हमेशा के लिए, जहाँ पर उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। इसीलिए उसने मादरा का वो पूरा का पूरा प्लान सुना और डिसाइड किया कि वो मादरा का इस प्लान में साथ देगा। लेकिन मादरा उस टाइम पर काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया था और वो कुछ चीजों के सहारे से ही जिंदा था। मादरा ने जब ओबितो को पा लिया वापस, तो उसने डिसाइड किया कि अब सारा का सारा काम ओबितो को करना पड़ेगा और जब समय आएगा तब वो मादरा को दोबारा से रिवाइव करेगा और वो साथ मिलकर अपने इस इनफाइनाइट सुकुयोमी के प्लान को अंजाम देंगे। रिन की मौत ने ओबितो को पूरी तरह से मार दिया था और अब ओबितो की बॉडी में मादरा बच चुका था। उसने अपनी पहचान बदल ली, एक मास्क पहन लिया और मादरा का नाम लेकर सारे के सारे काम करने शुरू कर दिए। उसने आकात्सुकी को बेड करा, पेन को ढूंढा, सारे जिनचुरिकीज को इकट्ठा किया और फाइनली उसने एक ऐसी टीम बना ली जिनके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो किसी को भी हरा सकते थे। उसने अलग अलग विलेजेस के ऐसे निंजा ढूंढे जो अपने विलेज को छोड़ चुके थे और वापस अपने विलेज में नहीं जाना चाहते थे और उन सब की हेल्प से उसने जिनचुरिकीज को कैप्चर करने का काम शुरू किया। और जब सारी की सारी तैयारियां उनकी पूरी हो चुकी थी, तब उसने 5 विलेजेस के सामने जाकर
फोर्थ ग्रेट निंजा वार का डिक्लेयर कर दिया। उसने पांचों के सामने बोल दिया जाकर कि फोर्थ ग्रेट निंजा वार अब शुरू होता है और तुम में अगर दम है तो हमें रोक के दिखाओ। जब फोर्थ ग्रेट निंजा वार शुरू हुआ तो मादरा को दोबारा से जिंदा किया गया, उसको दोबारा से रिवाइव किया गया और मादरा और ओबितो ने मिलके अपने इनफाइनाइट त्सुकुयोमी के प्लान को अंजाम दिया और उन्होंने एक ऐसी दुनिया बना ली जहाँ पर कोई भी कभी दुखी नहीं रह सकता था, जहाँ पर तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख आ ही नहीं सकता था। तुम्हें एक ऐसी दुनिया मिलती जो हमेशा से तुम चाहते थे। तुम उन लोगों के साथ रहते जिनके साथ तुम हमेशा से रहना चाहते थे। तुम वो बने होते जो हमेशा से तुम बनना चाहते थे। तुम्हारी लाइफ में इमेजिन करो कोई भी दुख नहीं होता, एक ऐसी दुनिया क्या तुम छोड़ना चाहते? इस फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में ओबितो ने लड़ाई करी 5 विलेजेस से, उसने लड़ाई करी काकाशी से। उसको सच पता था कि काकाशी ने आखिर रिन की जान क्यों ली। उसने इंटेंशनली रिन को नहीं मारा बल्कि उसको ऐसा करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। उसको बस रिन की मौत का बदला चाहिए था। पर फाइनली नारुतो ने उसको याद दिलाया कि वो असल में कौन था। वो एक ऐसा बच्चा था जो होकागे बनना चाहता था। वो एक ऐसा बच्चा था जो रिन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता था। वो एक ऐसा बच्चा था जो काकाशी से बेहतर बन के दिखाना चाहता था। जब उसने नारुतो से लड़ाई करी तो उसको नारुतो की आंखों में अपना ही यंगर वर्जन दिखा और फाइनली उसको ये चीज रियलाइज हो गई कि वो जो चीजें कर रहा है वो कितनी ज्यादा गलत है। वो जो बन चुका है वो बचपन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था, बल्कि वो ये चीज बनने की कल्पना तक नहीं कर सकता था अपने बचपन में। वो एक होकागे बनना चाहता था, लेकिन आखिर में जाकर वो एक ऐसी चीज बन गया कि अगर उसका बचपन वाला सेल्फ उसकी ये वाली सेल्फ को देखता तो वो उससे नफरत करने लगता। नारुतो से मिलने के बाद उसको ये चीज रियलाइज हुई कि वो जिस विलेज का होकागे बनना चाहता था वो असल में उसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो जिस विलेज को बचाना चाहता था असल में वो उसी को खत्म कर रहा है। और फाइनली उस विलेज को बचाने के चक्कर में ओबितो ने अपनी जान भी दे दी। तुम लोगों ने अगर नारुतो देखी है तो तुम लोगों को पता होगा कि ओबितो की लाइफ काफी ज्यादा ट्रेजिक रही। उसकी आंखों के सामने उसके प्यार को मार दिया गया और वो भी मारा एक ऐसे इंसान ने जो उसका बेस्ट फ्रेंड था। इसके बाद जब वो टूट चुका था पूरी तरह से तो उसको सहारा देने के लिए कोई नहीं था। उसके जितने भी लोग थे, जितने भी खास लोग, उसके जानकार थे, उसके दोस्त थे, जो भी, वो सारे उसको भूल चुके थे। उन सबकी नजरों में ओबितो मर चुका था। उसको थामने के लिए जब वो टूट चुका था तब कोई भी नहीं था और इस मोमेंट पर उसको हाथ दिया मादरा ने और उसको अपनी कठपुतली की तरह यूज किया। लेकिन फिर भी ओबितो के अंदर की जो अच्छाई है वो कभी मरी नहीं, थोड़ी सही, लेकिन उसके अंदर की जो अच्छाई है, उसके अंदर का जो बच्चा है जो अब भी होकागे बनना चाहता है, वो कहीं ना कहीं जिंदा था और नारुतो को देखकर वो फिर से वापस आ गया। तुम लोग बताओ कि तुम्हें ओबितो की कहानी कितनी ज्यादा ट्रेजिक लगी। और अब मेरा तुम लोगों से एक क्वेश्चन है कि किसकी कहानी ज्यादा ट्रेजिक थी, इताची की या फिर ओबितो की? पर्सनली मेरे ओपिनियन में इताची की कहानी काफी ज्यादा ट्रेजिक थी और उसके मुकाबले पे कोई पहुंच भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों से जानना चाहूंगा कि तुम्हें किसकी कहानी ज्यादा ट्रेजिक लगती है। तुम्हें ओबितो की कहानी ज्यादा ट्रेजिक लगती है या फिर इताची की? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए तुम अगले वीडियो का टॉपिक कमेंट कर दो।